नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो और मुंबई के बलाड एस्टेट से ईडी ऑफिस से मैं ये शो लेकर हाजिर हूँ। आपको बता दें कि आज ईडी ऑफिस में यहाँ पर हलचल मचती रही क्योंकि शिवसेना के विधायक और ठाकरे परिवार के करीबी प्रताप सरनाइक के घर पर ईडी की छापेमारी हुई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में और उनके बेटे विहंग सरनाइक को यहाँ पर लाया गया था पूछताछ के लिए। करीब 5 घंटे की उनसे पूछताछ हुई है, उसके बाद उन्हें जाने दिया गया 8:15 बजे के करीब। तो ये तो शुरुआत में हमने आपको इसकी जानकारी दे दी, लेकिन हम सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में अवैध धर्मांतरण पर अध्यादेश को हरी झंडी दे दी गई है। बताया जा रहा है कि इस अध्यादेश के जरिए जो जबरदस्ती धर्मांतरण के जरिए शादी हो रही है उस पर रोक लगाने की कोशिश होगी। हालांकि इसे लव जिहाद से भी जोड़ा जा रहा है, लेकिन यूपी सरकार कह रही है कि महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए इस अध्यादेश की बहुत ज्यादा जरूरत है। छल के माध्यम से, मिथ्या के माध्यम से, बलपूर्वक और साथ ही साथ कपट रीति के माध्यम से जिस प्रकार से धर्म परिवर्तन किया जा रहा है वो दिल हिलाने वाला है और इसके ऊपर कानून बनाना एक आवश्यक एक नीति बनी जिसके अंदर कोर्ट के भी आदेश आए हैं और आज योगी जी की कैबिनेट ने ये अध्यादेश लेकर आए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों और बढ़ती मौतों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने हाल ही में कई अहम फैसले किए और उन सख्त फैसलों में से एक सबसे अहम फैसला था कि शादियों में जहां 200 मेहमानों को आने की अनुमति थी उसको घटाकर 50 कर दिया गया। लेकिन इस फैसले का आम लोगों पर किस तरह से असर पड़ रहा है, इस पर अरुण सिंह की इस रिपोर्ट में देखिए। रामप्रस्थ के निवासी राहुल और मीनाक्षी की 27 नवंबर को शादी है। शादी में 200 लोगों को न्योता भेजा गया, लेकिन दिल्ली सरकार के फैसले ने इस पर पानी फेर दिया। 200 तक लोगों के शामिल होना अलाउ किया गया था। उस ऑर्डर को विड्रॉ करने के लिए आज निर्णय लिया गया है कि 200 से वापस 50 लोगों को, शादियों में केवल 200 से 50 लोग अलाउड होंगे। इनविटेशन भेज दिए, सब कुछ हो गया, मेहमानों को मना करना पड़ रहा है, उनकी टिकट्स कैंसिल करानी पड़ रही है। सब लोग इतने दुखी हैं क्योंकि शादी तो एक ही बार होती है। हमारे पैसे वेस्ट हो रहे हैं, कौन वापस करेगा? मैं पूछूंगा सरकार से, सरकार वापस करेगी? आपके हिसाब से क्या सोल्यूशन था? फिर खोलते ही नहीं आप, गाइडलाइंस क्यों खोली? मैं पूछूंगा चीफ मिनिस्टर से या किसी से भी, आप खोली क्यों? आपने, आप मत खोलते। कोरोना पहले नहीं था क्या? पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। आप खोलते ही नहीं गाइडलाइंस, या फिर थोड़ा सा टाइम दे देते कि इस डेट के बाद से ये चीज लागू है। एकदम से बम फोड़ दिया। दिल्ली में आने वाले दिनों में बहुत सी शादियां होने वाली हैं, क्योंकि इस बीच हिंदू जंत्री के हिसाब से आने वाले दिन शुभ मुहूर्त के हैं। अब लोग अपने मेहमानों की खातिर कैसे करें, इसके लिए नए तरीके खोज रहे हैं। लोगों ने अपने मेहमान अलग अलग समय पर बुलाने शुरू कर दिए हैं और न्योतों पर समय लिखा होता है। 2 स्लॉट के बीच में सैनिटाइज करने के लिए 1 घंटे का समय दिया जाता है। जो 50 का कोटेशन निकला है उससे इट इज इफेक्टिंग ऑन माई बिजनेस लाइक एनीथिंग। लोगों ने जो पैकेजेस बुक करा रखे थे दे आर गेटिंग कैंसिल एंड जिनके हार पैकेजेस बुक थे बिकॉज कोई लोग आ नहीं रहे हैं फंक्शन में अटेंड करने के लिए, तो वो भी कम होते जा रहे हैं। सो इट इज अफेक्टिंग माई बिजनेस लाइक एनीथिंग, यू नो। सॉल्यूशन तो यही है कि कुछ टाइम अगर 10 दिन निकल जाते तो हमारी इंडस्ट्री जो 8 महीने से बंद पड़ी हुई थी तो उनको तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कोविड स्थिति की बात करते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब दिल्ली के हालात बेहतर हैं, लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं कि दिल्ली में अभी भी कोविड के केसेस हैं, सर्दी बढ़ रही है और साथ ही साथ पोल्यूशन की दिक्कत से भी जूझ रही है देश की राजधानी। ऐसे में अभी बड़ी शादियों की समारोह को रुकना होगा। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ अरुण सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और देश भर में महामारी कोरोना वायरस से जो हालात पैदा हुए हैं उसकी गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने बैठक की। इस बात पर जोर दिया कि जांच में और सख्ती बरतनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा RT-PCR टेस्टिंग की ज़रूरत है और वैक्सीन पर उन्होंने कहा कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कब वैक्सीन आएगी ये वैज्ञानिक तय कर सकते हैं, वो नहीं। देखिए हिमांशु शेखर की इस रिपोर्ट में। संतोषजनक ऐसा मान सकते हैं। जहाँ तक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात है, हमारा सारा फोकस 24 घंटे से टेक्नोलॉजी जी ये आंकड़े तो अभी हमारे सामने प्रस्तुत किए जी, ये सारे विषय तो आ गए आंकड़ेबाजी तो जी। अब आपकी दृष्टि से क्या हो रहा है, जो प्रयास उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, क्या आपने योजना बनाई है, किस प्रकार से हो रहा है?
दुनिया के मंगलवार को देश के 8 सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक बात की, पब्लिक लाइफ में तीखे सवाल पूछे और सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही आरटीपीसीआर टेस्ट बढ़ाने की भी सलाह दी। मिलेंगे हमें ट्रांसमिशन को कम करने के लिए अपने प्रयासों को जरा और गति देनी होगी। टेस्टिंग हो, कंफर्मेशन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, डेटा, इन सारी जुड़ी किसी भी तरह की कमी को हमें सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उसको ठीक करना होगा। पॉजिटिविटी रेट को 5% के दायरे में लाना ही होगा। बैठक में मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री के सामने कई महत्वपूर्ण मांगे भी रखी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, केंद्र सरकार अपने अधीन अस्पतालों में 1000 अतिरिक्त आईसीयू बेड रिजर्व करे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मांग की कि केंद्र सरकार जीएसटी के बकाया 8500 करोड़ रुपए तत्काल जारी करे। केरल के मुख्यमंत्री ने भी जीएसटी कंपेंसेशन की बकाया राशि जल्दी जारी करने की अपील की, जबकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार को सलाह दी कि मौजूदा परिस्थिति में राजनीतिक गतिविधियों को कम करने के लिए जरूरी पहल होना चाहिए। सवाल कोरोना के खिलाफ वैक्सीन का भी उठा। प्रधानमंत्री ने कहा, वैक्सीन को लेकर अब भी कई अहम सवाल हैं। भारत सरकार हर डेवलपमेंट पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं, हम सबके संपर्क में भी हैं और अभी ये तय नहीं है कि वैक्सीन की 1 डोज होगी, 2 डोज होगी या 3 डोज होगी। ये भी तय नहीं है कि इसकी कीमत कितनी होगी, उसकी कीमत कितनी होगी, ये कैसे होगी। यानी अभी भी इन सारी चीजों के सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है। जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर है, यानी कि कोरोना के मरीज के साथ सीधा डॉक्टर्स, नर्स, हेल्थ कर्मचारी, पहले उनको वैक्सीन दी जाएगी जैसे वो संक्रमित ना हो। दूसरा स्टेज, जो बाकी कर्मचारी जैसे पुलिस, जैसे सफाई कामदार कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, वैसे जितनी जितनी एजेंसीज है उनको मिले आ जाए वैक्सीन। तीसरे स्टेज में ऐसा क्लियर है कि कोरोना का संक्रमण 50 साल से बड़ी उम्र वाले लोगों में ज्यादा हुआ है, तो तीसरा स्टेज में 50 साल से बड़ी उम्र वाले के लोगों को वैक्सीन दी जाए। और चौथा, 50 साल के नीचे जो कोमोर्बिड है, जिनको एक बड़ा रोग लगा हुआ है, ऐसे लोगों को भी वैक्सीन मिल जाए। जनवरी के आखिरी हफ्ते में देश में पहला कोरोना का मरीज डिटेक्ट किया गया था। उसके बाद पिछले करीब 10 महीने में केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर इस चुनौती से निपटने के लिए कई स्तर पर पहल की है। लेकिन जिस तरह से आज देश में कोरोना के नए मामले बढ़ते जा रहे हैं, उससे साफ है कि कोरोना की चुनौती बड़ी है और इससे निपटना केंद्र और राज्य सरकारों के लिए एक मुश्किल चुनौती साबित हो सकता है। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और इंसानियत को शर्मसार करने वाली अब एक खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से, जहां एक लावारिस बैग से जब रोने की आवाज आई तो उसे खोला गया और उसके अंदर से जिंदा नवजात बच्ची मिली, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 3 बोरों में बंद इस नवजात बच्ची को शायद उसके माँ बाप ने ही कूड़े के ढेर पर मरने के लिए छोड़ दिया था। या तो वो ठंड से मर जाती या फिर आवारा जानवर उसे मार डालते। लेकिन उसकी किस्मत थी कि सोमवार दोपहर कुछ लोगों की नजर उस पर पड़ गई। ये उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर का वाकया है। लोगों ने तुरंत उसे स्थानीय सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। बच्ची की जान बच गई है और अब वो डॉक्टरों की निगरानी में है। जिस टाइम मेरी बच्ची को लेकर आए हैं तो बच्ची की हालत बहुत ही खराब थी। प्लेसेंटा भी उसके साथ ही जो आंवल नाल होती है जुड़ा हुआ था और बदबू जैसी भी आ रही थी बच्ची की, तो हमने उसको सीधे नर्सरी में भेज दिया था। सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट है, स्पेशली बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। बच्ची अब बहुत ही अच्छी बेहतर कंडीशन में है। मेरठ पुलिस अब इस बच्ची के माता पिता को ढूंढ रही है। लिंग भेद खत्म करने की सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद सच्चाई ये है कि कन्या भ्रूण हत्या के मामले अब भी सामने आ रहे हैं।
ऐसी कई बच्चियों को हर साल यूं ही मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। पिछले ही साल बरेली में ये नन्ही बच्ची एक बड़े घड़े में कब्रिस्तान में जमीन के 3 फुट नीचे दबी मिली थी। लेकिन एक आदमी को अपनी मृत बच्ची की कब्र की खुदाई के दौरान वो घड़े में बंद मिल गई। उस बच्ची को बचा लिया गया। लेकिन इस अभागे समाज में ऐसी किस्मत सभी बच्चियों की कहां होती है। आलोक पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का हो चला है। सिटी सेंटर शो में लौटेंगे जल्द एक ब्रेक के बाद और दिखाएंगे ब्रह्मोस का एक और सफल परीक्षण। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनातनी के बीच सेना ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की कई टेस्ट कर रही है ताकि इसकी जो मारक क्षमता है उसे और घातक किया जा सके। चीन में तनातनी के बीच आपको बता दें कि पहले ही इस मिसाइल को अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के बॉर्डर पर तैनात किया जा चुका है। निशाने पर सटीक वार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण फिर कामयाब रहा। पहले मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर थी, जो अब बढ़ाकर 450 किलोमीटर कर दी गई है। मकसद है कम मिसाइल दागकर दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना। इसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए आवाज से 3 गुना तेज ब्रह्मोस मिसाइल का थल सेना के बाद वायुसेना और नौसेना परीक्षण करने जा रही है। ब्रह्मोस मिसाइल की जो शक्ति है वो इतनी प्रभावशाली है कि दुनिया की कोई भी शक्ति, दुनिया का कोई भी देश हमारी ओर आंखें उठाकर भी नहीं देख सकता है। और हमें यह गर्व है कि हमने ब्रह्मोस मिसाइल हमारे देश के लिए बनाकर दी और हमारी सेनाएं इनका पूरा उपयोग कर रही हैं। हमें इस बात का बहुत गर्व है और खुशी भी है। 3 टन वजनी ब्रह्मोस मिसाइल को जमीन से, पानी के जहाज से, पनडुब्बी से या विमान से भी छोड़ा जा सकता है। ब्रह्मोस हवा या जमीन पर किसी भी टारगेट को उड़ा सकता है। हाल ही में लड़ाकू विमान सुखोई से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इस दौरान सुखोई में हवा में ईंधन भी भरा गया, जिससे उसकी रेंज और भी बढ़ गई। जानकारों के मुताबिक किसी भी पड़ोसी देश के पास इस टक्कर का कोई मिसाइल नहीं है। पाकिस्तान के बाबर मिसाइल के मुकाबले ब्रह्मोस 18 गुना ज्यादा ताकत से अचूक वार करता है। आज के दौर में किसी भी युद्ध में मिसाइल वो सबसे घातक हथियार है जो दुश्मन को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचा सकता है। ब्रह्मोस एक ऐसा मिसाइल है जिससे बच पाना दुश्मन के लिए काफी मुश्किल है। यही वजह है कि चीन के साथ तनातनी के दौर में भारत अपनी मिसाइलों को युद्ध में इस्तेमाल के लिहाज से परखने में जुटा है। ब्रह्मोस का नया परीक्षण उसी कड़ी में ताजा कोशिश है ताकि अपनी सरहदें महफूज रह सके। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और मुंबई में बलाड एस्टेट के ईडी ऑफिस से सिटी सेंटर शो में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।